हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है, एक 1857 की क्रांति और दूसरा राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन। आज हम कवर करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। पहले दो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। सबसे पहला आंदोलन पढ़ेंगे हम बिजौलिया आंदोलन। तो देखते हैं क्या था ये। बिजौलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपनी परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राम गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजौलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 तक का था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ और 1923 तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब आंदोलन का राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ा हुआ था। तीसरा चरण आंदोलन का प्रारंभ काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकानों के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधपुरा गांव में एकत्रित हुए। यह ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजौलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजौलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लोगों की बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 में रामकृष्ण ने बिजौलिया अंचल में एक नया कर चमरी नाम से लगा दिया था। हर व्यक्ति को अपनी लकड़ी के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा कराना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों ने रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका एक मुख विरोध उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाममात्र रियासतें दी, किंतु संतुष्ट होने की बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजौलिया का स्वामी बना।
उसने मेवाड़ राज्य तथा अन्य जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रूप अपनाया और दमनकारी नीतियों का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास के ठिकाने के पुस्तकालय से सेवामुक्त कर दिया गया और किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसान को फिर भी कोई खास फायदा ना हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन आंदोलन में इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ। इस हालात में इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हो गया। अब पढ़ेंगे दूसरे चरण के बाद। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पाथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया के विद्या प्राचीनी सभा का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए और माणिक्यलाल वर्मा, जो कि इस बिजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी के पद के रूप में कार्यरत थे, पाथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पाथिक से प्रभावित होकर ठिकानों की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पाथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पाथिक के साथ किसानों को संगठित करने के लिए कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का पाथिक का बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पाथिक उमरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। कि पाथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयभाव स्थिति के निवारण हेतु पाथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उमरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पाथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे और बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गया। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया और किसानों की यह प्रथम विजय थी। आगे है दोस्तों, पाथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क स्थापित किया और उन्होंने अपने पत्र प्रताप ने बिजोलिया आंदोलन संबंधित समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ की ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पाथिक को बम्बई आमंत्रित किया था। पाथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए गए अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समकक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उमरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आवश्यक आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों के रियायतें देने के पक्ष में नहीं थे। सैन्य स्थिति में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि
बिजोलिया किसान आंदोलन के तुरंत शांत किया जाए, इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने उच्च स्तरीय सीमित समिति का गठन किया, जिससे एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट बिल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के सहायक हकीम बिहारी लाल को रखा। लंबे समय विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया और समझौते के अनुसार किसानों के अनेक रियायतें दी गई थी। लगभग 35 लोग समाप्त हो गए 35 लांगे समाप्त हो गई कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजोलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों को पुनः नई लगान लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजरा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई और जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर में इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से ही कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं के से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई और इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा बिजोलिया का आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़। बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 ईस्वी। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों और लाग बाग बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। बेंगू के किसान ने 1921 ईस्वी में मैंगोल भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा और 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हुए, लेकिन किसान ने अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों को से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एक राजस्थान सेवा संघ के माध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो आपको याद रखना दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन को किसी नाम से जाना जाता है तो बोल्शेविक समझौते। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई और भू राजस्व अधिकारी लम्बरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस तरह और कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों ने भरतपुर में एकत्रित हुए और भोंगी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोंगी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था भरतपुर के आंदोलन। और नेक्स्ट है आपका मेव किसान आंदोलन।
मेब किसान आंदोलन यानी अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खालिद इल्म इस्लाम नामक संस्था स्थापन कर मेब किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया और अलवर के मेब किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया और राज्य सरकार में मेबों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी आजीउद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में बिलग्रिम के मातहत मेब संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेबों को भू राजस्व एवं अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का भी समाधान किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चाना हत्याकांड 1921 से 25 तक। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने के लिए रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निवारण हेतु किसानों ने 1921 में वो आंदोलन किया। अतः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दी थी। 1923 से 24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों में बढ़ा दिया और विरोध स्वरूप 14 मई 1925 में लगभग 800 किसान अलवर के नींबू चना गांव में एकत्र हुए। उस सभा में एक सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये भी एक तरीके का जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही था। तो आपको याद रखना है अलवर किसान आंदोलन नीमूमाछ हत्याकांड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट दोस्तों बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेंगू किसानों ने इस समान बूंदी राज्य के किसानों को भी एक अनेक प्रकार की लांगे लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों में लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों ने आंदोलन में से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम के हाथों में था। बूंदी राज्य के किसानों ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र में की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 में डामी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों ने की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाई, जिस परिणाम स्वरूप नानक भील और देवराल गुज्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना के सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लगभग लाख बाग और बेगार की कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों में पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में और नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था और 1923 के अंत में आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरड क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 में हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुज्जर मीना किसानों ने 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार
उसे सरकार को प्रेषित किया और सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है जयपुर राज्य के किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों किसानों के भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी और वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन के का मूल केंद्र राज्य पश्चिम भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने से हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याणकारी ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उससे किसानों को आश्वासन दिया गया कि अगले वर्ष उनसे नहीं ली जा रही है, लोगों में छूट दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि सिंह ब्रह्मचारी ने सीकर आने में से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राज को सलाह दी कि वह अपने ठिकानों को नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राज के ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का संरक्षण कराया गया, जिसे छोटी जरीब का उपयोग किया जाता था। सीकर के राव राजा ने इस्तीफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमिकर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले में लेकर तथा भूमिकर में की गई वृद्धि के कारण किसानों ने पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा के बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिससे राज्य और जमींदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेता ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठेकेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उसमें एक नई चेतना का उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू ने जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और जाटों को संगठित करने का उद्देश्य देशराज ने सितंबर 1933 में पल थाना में एक सभा आयोजन किया, जिससे सीकर का एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राज ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के रावराज ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया और 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सिठोन ने ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ एक दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से सुकून ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों ने हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हो गए। शहीद होने के वाले किसान चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार हो गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा ने इस
इस ओर ध्यान देना पड़ा। जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद भी जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका तथा सीकर के ठिकाने को नियमित रूप से भूमि संरक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दादी भी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेता राम सिंह, पृथ्वी सिंह, गोठना, पान्ने सिंह, बाडडाउन सिंह, हरु सिंह पत्थाना, गौरव सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम और कसबाली आदि। इस बीच शेखावटी में अन्य ठिकानों में जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, डुडलोन और नवलगढ़, मांडवा, बिसासू, सूरजगढ़, मीरवास, इस्लामपुर, जखरा, मलसीसर, अलीसर, पठान आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी में हमीरवास के ठाकुर कल्याणकारी ने आदमियों को हनुमानपुरा ग्राम में जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इस प्रकार डुंडलोन के ठाकुर जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरिनाथ सिंह ने सहस्त्र व्यक्तियों के साथ किसान पर लाठियां व तलवार से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जमींदारों ने इस हरकतों से शेखावटी के किसान ने सशस्त्र संगठित होकर उनको डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 में को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जमींदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावटी के नाजिम ने भी इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की और नजीम ने किसानों की शिकायत की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव किया। परिणाम था 1936 ईस्वी में ठिकाने की भूमि सर्वेक्षण एवं भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन को जाने के साथ साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल और गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की। अगला है दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डिडवाना और सांबर परगनों और शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ के लोक परिषद की स्थापना हुई और मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलनों के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए इन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रवाल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया, तो 28 मार्च 1942। चंद्रपाल ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोट आई। सोजत और मीठालाल और विजयशंकर कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम चंद्रवाल के रामसुख और चंदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डिडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित और रामकिशन बोरोह, किसान लाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बशीरधर पुरोहित, हरिश्चंद्र चौधरी, CR चौपसनी लाल आदि भाग लेने डडवाना पहुँचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जमींदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयार कर ली थी। जैसे ही
लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे। उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं को निसंततापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए और उनके माता पिता भाई को मार दिया गया। उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया और गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बना दिया। डडवाना कांड को सर्वत्र निंदा की गई। अब लास्ट दोस्तों आपका आंदोलन बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, यानी 1917 गांव थे, जिसमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उसमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर के राजगिरी क्षेत्र में 37 लोग विद्वान थे। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों ने शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका परिणाम नहीं निकला। बीकानेर के राज्य किसान आंदोलन के श्रृंखला में दुधवा खारा गांव चूरू के पास जो है के आंदोलन का भी एक विशेष स्थान था। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया और किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वह पहले भादरा के महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उस अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौटा तो तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो 1945 ईस्वी को। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की और स्वास्थ्य खराब होने के पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरवा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसने इसे इनकार कर दिया और जेल से मुक्त होकर भी लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंतोगोत्वा गांव बीकानेर राज्य के में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया 4 जनवरी 1948। यद्यपि दुधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों का आत्मविश्वास जागृत हुआ और वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद में रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय रियासत परिषद की ओर से हरिलाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुबर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की और हनुमानगढ़ में नियुक्ति मुजीफ मजिस्ट्री हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोंगमेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा आयोजन किया गया और जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के बारे में नारा बुलंद किया गया।
अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांवड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिससे कृषकों ने विरोध किया और कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए और किसानों पर अपमानीय अत्याचार किए गए और कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अतः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य से लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी था, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को देने का बिगुल बजाया और वे बीकानेर के प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। तो याद रखिए, किसान यूनियन की पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? इन्होंने लिखा कुंभाराम ने। सामंती अवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा किसान आंदोलन का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और जो लोग हमारे चैनल पहली बार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँ, चैप्टर नंबर 4, आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।